नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 90 दिन से लेकर 110 दिन के बीच में पहुंच चुकी है और आपकी फसल के अंदर 50-60% बालियां निकल आई हैं और साथियों आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी फसल के अंदर जब बालियां निकल आएँ, आपकी फसल 90 दिन से लेकर 110 दिन के बीच में हो, तो आपको अपनी फसल के अंदर कौन से काम करना है और कौन से कामों से बचना है। क्योंकि साथियों इस स्टेज में हमारे बहुत सारे किसान भाई अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी फसल की पैदावार है, वो बढ़ने की बजाय और घट जाती है। इसीलिए साथियों, वीडियो में आपको जो काम बताऊँगा, जो बातें बताऊँगा, आपको उनका ध्यान रखना है और उन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूँ कि आपकी फसल जब 90 दिन से 110 दिन, 115 दिन के बीच में हो, तो आपको कौन से काम नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो साथियों जब आपकी फसल 90 दिन से लेकर 100 दिन, 110 दिन, 115 दिन के आसपास हो, फसल के अंदर बालियाँ निकल रही हों या फिर 70-80% बालियाँ निकल चुकी हों, तो इस स्टेज में जो है आपको अपनी फसल के अंदर यूरिया का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि साथियों अगर आप इस समय पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों यूरिया जो है आपकी फसल को कई तरीके से और काफ़ी बड़े नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि अगर आप इस समय पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो पौधे हैं, उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी और पौधे के अंदर जो बालियाँ हैं, उन तक सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेंगे, सही मात्रा में उनको भोजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से साथियों बालियों के अंदर जो दाने आएँगे, दाने बहुत ही हल्के होंगे, दाना कमज़ोर रह जाएगा और आपकी फसल की जो पैदावार है, उस पर इसका सीधा असर होगा। इसके अलावा साथियों अगर आप इस समय पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पौधों की जो हाइट है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी और पौधे के जो तने हैं, वो कमज़ोर हो जाएँगे। अगर थोड़ा-सा भी मौसम खराब होता है, हल्की-सी भी बारिश या हल्की-सी भी हवा आने पर जो है, आपकी फसल गिर जाएगी और साथियों आप भी जानते हैं कि जब फसल गिर जाती है, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसकी जो पैदावार है, वो कुछ ना कुछ परसेंटेज में ज़रूर घटती है। इसके अलावा साथियों अगर आप इस समय पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो है, कई सारी बीमारियाँ लगने के चांस बढ़ जाएँगे। इसीलिए साथियों, जब आपकी फसल 90 दिन से लेकर 110 दिन के बीच में हो, तो आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा साथियों, आपको दूसरा काम कौन-सा नहीं करना है, आपको अपनी फसल की जब 90 दिन से 110 दिन, 115 दिन के बीच में हो, तो अधिक सिंचाई नहीं करना है। क्योंकि साथियों अगर आप इस समय पर अधिक सिंचाई करते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो आपने खादें लगाई हैं, जो पोषक तत्व फसल को दिए हैं, उनकी ताकत कम हो जाएगी, उनका असर कम हो जाएगा और अगर आपकी फसल के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, पानी जमा रहता है, तो पौधे की जड़ों तक जो है उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। कुल मिलाकर आपकी जो फसल है, वो स्ट्रेस में चली जाएगी, पत्तियाँ सही से भोजन नहीं बनाएँगी और बालियों को सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से साथियों, आपकी फसल के अंदर जो बालियाँ होंगी, उनमें दाना हल्का होगा, दाना कमज़ोर रह जाएगा और इसकी वजह से जो है, आपकी गेहूँ की फसल की जो पैदावार है, वो प्रभावित होगी। इसके अलावा साथियों, अगर आप इस समय पर अधिक सिंचाई करते हैं, तो आपकी फसल के गिरने के भी काफ़ी चांस हो जाएँगे और गिरने से क्या नुकसान फसल को होते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप 90 दिन से लेकर 110 दिन के बीच में जब सिंचाई करते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो है, बहुत सारी बीमारियाँ लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका माहू, तना छेदक कीट, बाली छेदक कीट, पत्ती काटने वाले कीट या फिर कई और तरीके की बीमारियाँ। इसीलिए साथियों आपको इस समय पर, यानी कि 90 दिन से लेकर 110 दिन के बीच में, बहुत हैवी सिंचाई नहीं करना है, बहुत अधिक सिंचाई नहीं करना है। अगर आपकी फसल को सिंचाई की ज़रूरत है, तो आप जो है बहुत ही हल्की सिंचाई करें। इसके अलावा साथियों, मैं आपको तीसरा काम जो बता रहा हूँ, जो आपको नहीं करना है, हमारे अधिकतर किसान भाई जो हैं, यही गलती कर देते हैं। आपको अपनी फसल के अंदर जो है, अगर कोई बीमारी लगती है या फिर आपकी फसल को ज़रूरत है, आप किसी कीटनाशक वगैरह का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक से अधिक ऐसे कीटनाशक मिक्स नहीं करना है, एक से अधिक ऐसे कीटनाशक का स्प्रे एक साथ में अपनी फसल में नहीं करना है, जो आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन बना सकें। क्योंकि साथियों अगर आप एक से अधिक किसी ऐसे कीटनाशक को मिला देते हैं, जो आपस में केमिकल रिएक्शन बना लेते हैं, तो आप जब उसका स्प्रे अपनी फसल के अंदर करेंगे, तो आपकी फसल की जो पत्तियाँ हैं, उन पर जलन हो जाएगी, पत्तियाँ सूखने लगेंगी, पत्तियाँ पीली हो जाएँगी और साथियों आप भी जानते हैं कि जब आपकी फसल की पत्तियाँ जल जाएँगी या फिर कुछ परसेंटेज में डैमेज हो जाएँगी, तो पत्तियाँ जो हैं अच्छी तरीके से भोजन नहीं बनाएँगी और बालियों तक जो है सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेंगे। जिससे बालियों के अंदर जो दाना होगा, दाना हल्का होगा, दाना कमज़ोर होगा, कुल मिलाकर आपकी फसल की जो पैदावार है, वो इससे प्रभावित होगी। इसीलिए साथियों जब आपकी फसल के अंदर बालियाँ बनना शुरू हो जाए या फिर निकल चुकी हों, तो आप किसी भी कीटनाशक का या फिर किसी खाद वगैरह का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। क्योंकि साथियों अगर इस समय पर ये गलती हो जाती है, तो आपकी फसल आसानी से रिकवर नहीं होती। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें।
अब साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको इस समय पर कौन से काम करना है। आपकी फसल के अंदर बालियां निकल चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फसल की जो पैदावार है वो 10-15% या 20% जो है इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। तो साथियों आपको इस समय पर जो है सबसे पहला काम करना है कि अपनी फसल के अंदर पोटास की पूर्ति करना है। क्योंकि साथियों अगर आप पोटास की पूर्ति कर देते हैं तो आपकी फसल के अंदर जो पत्तियां हैं, जो आपकी फ्लैग लीफ हैं या फिर सहायक पत्तियां हैं, वो अधिक मात्रा में भोजन बनाएंगी और बालियों तक जो है अधिक मात्रा में या फिर बालियों को जितनी ज़रूरत है उसे पर्याप्त मात्रा में जो है न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, जिससे बालियों के अंदर जो भी दाने आएंगे, दाने मोटे होंगे, चमकदार होंगे, वजनदार होंगे और लास्ट तक अपना पूरा वजन बना के रखेंगे, वजन को घटने नहीं देंगे। तो साथियों जिससे आपकी जो पैदावार है वो इंक्रीज हो जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी। अब साथियों मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी फसल के अंदर पोटास की पूर्ति किस तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी फसल के अंदर पोटास की पूर्ति के लिए NPK 0050 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल कर लें। ये मात्रा काफ़ी है, ये मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल के अंदर जो पोटास की कमी होगी या पौधे को जितनी पोटास की ज़रूरत होगी वो पूर्ति हो जाएगी और आपकी फसल ठीक ठाक होगी, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा साथियों आपको इस स्टेज में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपनी फसल के अंदर उचित नमी बनाकर रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी खेत की जो मिट्टी है एकदम सूख चुकी हो, एकदम सफ़ेद हो, और ऐसा भी ना हो कि आपकी फसल के अंदर, आपके खेत के अंदर जहाँ तहाँ पानी भरा हुआ हो, पानी जमा रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साथियों आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे अधिकतर किसान भाई जो हैं यहीं पर आकर चूक जाते हैं, यहीं पर आकर गलती कर देते हैं। आपको क्या करना है कि आपकी फसल के अंदर चाहे माहू, तनाछेदक कीट, बाली छेदक कीट, पत्ती काटने वाले कीट, ये लगे हों या ना लगे हों, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए अपनी फसल के अंदर किसी अच्छी दवा का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। क्योंकि साथियों ये बीमारियां जो हैं फसल के अंदर आसानी से नहीं दिखती हैं और जब तक आपको पता लगेगा तब तक ये काफ़ी हद तक नुकसान फसल को पहुंचा देती हैं। तो आप जो है अपनी फसल के अंदर सेफ फसल पकाने के लिए इनका इस्तेमाल ज़रूर कर लें। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक दवा बता रहा हूँ। आपको साथियों थाइमेथॉक्सम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन, काफ़ी सस्ती दवा है। इसका अपने खेत के अंदर इस स्टेज में छिड़काव करा सकते हैं। इससे आपकी जो भी बालियां हैं, जो भी पौधे हैं, आपकी पूरी फसल सेफ रहेगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में जो जानकारी आपके साथ साझा की गई है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। साथियों अगर जानकारी काम की हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे मोटिवेशन के लिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।